आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। आइए, चुनावी माहौल के बीच आपको इंडिया टाउन न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी समर विद कमर में आपका स्वागत है। और हम इस प्रोग्राम के तहत आपको लिए चल रहे हैं राजनांदगांव में, और इस वक्त हम गोल बाजार में मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के मार्केट में, यहाँ के दुकानदारों से कि वो किस तरह का महापौर चाहते हैं और किस तरह का विकास चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही है कि मेरे पास जनता की सवालों की पूरी एक सूची मौजूद है। आइए, इन सूचियों में से हम निकालेंगे सवाल और लेंगे जनता से जवाब। तो आइए हमारे साथ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गोल बाजार में मौजूद हूँ, तो आइए कुछ लोगों से सवाल करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि नगर निकाय चुनाव, महापौर के चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जो है तो ऐलान कर दिया है। किस तरह का उम्मीदवार इस बार आप चाहते हैं? जब जो भी है दोनों आपसी हैं, अब जैसा भी रहेगा हम दोनों को लेकर चलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे भैया ज़्यादातर बीजेपी ही जीते। हमारे अपनी ताकत। पिछले बार की बात अगर हम करें तो किस तरह का विकास किया गया और अब क्या उम्मीद है आपको विकास की? किस तरह का विकास शहर में होना चाहिए? ये विकास के नाम से भी देखिए, पिछले बार भी कुछ नहीं हो पाया। अब हम तो चाहते हैं भी अच्छे से अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से विकास कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से जीएसटी ये सब जुड़ते जा रहा है, तो हमको कुछ दुकानदार राहत कुछ मिल नहीं रही है। हम सब दबते जा रहे हैं। सिर्फ ये हो रहा है कि जो भी है हमारे ऊपर बटन पे बटन आते जा रहा है, हम कुछ राहत मिल नहीं पा रही है। हम चाहते हैं भैया कुछ हम दुकानदारों को कुछ राहत दी जाए। देखिए, जिस तरह से यहाँ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें राहत चाहिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नगर निकाय चुनाव जो है तो सर पर है, महापौर के जो कैंडिडेट दोनों, उनका ऐलान हो चुका है। क्या मुद्दे हैं इस बार और किस तरह का विकास का सोचा है? इस बार हमने सोचा है कि जो झूठी पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी, उसको मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब कुछ भी कहा है, सिर्फ झूठी कहा है। झूठ के अलावा उनको कुछ आता नहीं। हमको तो उनकी परवरिश के ऊपर शर्म आने लगी है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों को, कि मतलब झूठ का इतना ज्यादा साथ कैसे दे सकता है कोई शख्स। मतलब केंद्र से लेके, पार्षद से लेके, सांसद से लेके, महापौर तक, सब के सब झूठे। मतलब किसी एक में भी इतनी कुवत नहीं है कि सच्चाई बोल सके, अपनी पृष्ठभूमि, अपनी संस्कृति को सामने रख सके। अपने बड़े बुजुर्गों का नाम बर्बाद कर दिए उन लोग ने झूठ बोल बोल के। मतलब एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो सच बोल सके। हमारी जीडीपी गिर गई, रोजगार वो गिर गया, न शिक्षा, दो करोड़ नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। हमारे अभी महापौर चुनाव में मधुसूदन यादव जी खड़े हुए हैं, पहले भी महापौर रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। अभी आप सर्वे करा लीजिए शहर में, मधुसूदन यादव जी ने किया क्या? तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो कुछ खातिर का कुछ कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस, मैं मानता हूँ कि हाँ 100% अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 70 से 85% ऐलान किया हुआ, घोषणाएं की हुई अपने मैनिफेस्टो पूरी करती है। नहीं तो 1947 से आप अभी तक का मैनिफेस्टो दोनों पार्टी का उठा के देख लीजिए, और मैनिफेस्टो का रेशियो देख लीजिए कि इस पार्टी ने कितनी वादे पूरे किए। जैसा कि गोल बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, आइए हम व्यापारियों से बात करते हैं कि किस तरह का कैंडिडेट चाहिए और उनको किस तरह से उनके बिजनेस और उनके इसमें आगे फायदा हो, ताकि जी, मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव जो है तो महापौर के खासतौर से अगर हम बात करें तो चुनाव करीब है, कैंडिडेटों का डिक्लेयर हो चुके हैं, किस तरह का कैंडिडेट चाहिए? कैंडिडेट इस बार तो भाजपा ने भी बहुत दमदार उतारा है। मधु भैया की छवि भी बहुत अच्छी है, और युवा प्रत्याशी में देखेंगे तो निखिल भैया का भी नाम बहुत अच्छा है। तो टक्कर तो कांटे की होगी ऐसा लग रहा है। बाकी मतदाता किसको ज्यादा पसंद करेंगे ये तो समय के हिसाब बाद ही पता चलेगा कि कौन विजय प्राप्त करता है। जी, जिस तरह से अगर हम बात करें व्यापार के दृष्टिकोण से अगर बात करें
तो किस तरह का फायदा होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ और आगे उम्मीद करते हैं? जिस प्रकार केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि यदि मान लो निगम में भी भाजपा का ही कोई बैठेगा तो शायद व्यापार के दृष्टिकोण से, शहर के विकास के हिसाब से और बाकी सभी चीजों के हिसाब से भी देखेंगे तो शायद भाजपा का यदि प्रत्याशी हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महापौर बीजेपी से होगा तो शायद शहर का विकास होगा। जी मैं एक सवाल ये और है कि जिस तरह से पिछला जो महापौर थे उन्होंने किस तरह का यहाँ पे विकास किया है? हेमा जी के भी समय में विकास देखेंगे तो अच्छा ही हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि क्या उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और महापौर भी कांग्रेस की थी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो शहर का विकास हुआ है उस पीरियड में भी। जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, इस बीच में किस तरह की उम्मीद है आपको अपने कैंडिडेट से? किस तरह का कैंडिडेट सोचा है आपने? यहाँ जो टिकट जो देना था, जिनको दिया गया है वर्तमान में द्विवेदी जी को, उनको ना देते हुए कुलवीर छाबड़ा जी को देना था, क्योंकि वो निरंतर काम करते रहते हैं और शहर में बहुत से लोगों को जोड़ के रखे थे। अचानक से नया नाम आ गया और कई लोग नाराज हुए। अगर हम जिस तरह से जो आम जनता जिस तरह का कैंडिडेट चाहती है उसमें क्या गुण देखती है? लोगों के हितों की रक्षा करें, सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति पहुंचता है निगम में या नगर पालिका में या पंचायत में, उसका काम होना चाहिए। प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि उसको बैठा के रखें और 15 दिन बाद में काम हो, तत्काल से प्रभाव से काम होना चाहिए। जी अगर हम पारदर्शिता की बात करें, पारदर्शिता की, जैसे चाहे बजट हो चाहे कोई भी कार्य हो, क्या महापौर को अपने ये सारे कार्य आम जनता के सामने पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पैसा आम जनता का ही है, इसलिए जो भी है पारदर्शिता इसमें बिल्कुल बराबर बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है भाई। तो अभी तक अगर हम पारदर्शिता की बात करें तो क्या पारदर्शिता रखी गई है? नहीं अब रखी भी जाती है, नहीं भी रखी, दोनों है। जिस कंडीशन जहाँ पर बजट का ज्यादा उपयोग होता है वहाँ पर नहीं पता चलता है, और जहाँ पर कम बजट होता है वहाँ पर तो पारदर्शिता रखते हैं, बताते हैं कि बजट है घर के, ऐसा है। जी यहाँ पे साफ तौर से कहना है लोगों का कि ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पारदर्शिता के साथ साथ विकास पर ध्यान दे। आइए और लोगों से बात करते हैं। जी मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव सर पर है, किस तरह का कैंडिडेट, खासतौर से महापौर की अगर हम बात करें तो 5 साल पिछले जो है तो कांग्रेस के रहे, अब चुनाव फिर सर पर है, किस तरह का कैंडिडेट चाहिए? क्या उम्मीद रखते हैं उस कैंडिडेट से? सर देखिए, अपन तो बीजेपी से है और उसके ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपना जो वोट है या हमारे आसपास जितने भी वोट है तो वो बीजेपी को ही जाते हैं, तो आगे कोई मैं बोल नहीं सकता। बीजेपी का कैंडिडेट की इन्हें जिताना है और बीजेपी जो है तो वो कितना लोग हैं जो बीजेपी को चाह रहे हैं वो हम आपको आखिरी में बताएंगे। जी मैं चाहता हूँ कि क्या मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? ये तो लोकल चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दे रहेंगे, वार्ड की सफाई, व्यवस्था, सब उसके ऊपर सब ध्यान रहेगा। अब तक क्या विकास देखा तो आपने और आगे क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा स्वच्छ हो और लोगों की मूलभूत समस्याएं दूर हो जाए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अच्छा एक अहम सवाल ये है कि हर चीज के लिए जो है यहाँ पे पोर्टल जो है बनाया गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अब आने वाले वक्त में इस तरह के पोर्टल हो जिससे जनता में पारदर्शिता रहे, किस तरह का चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाए और लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना है, वो सबसे अच्छी बात है। व्यापारी तबके में हमारे पास कुछ यूथ भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी निकाय चुनाव है, महापौर की अगर हम बात करें, किस तरह के कैंडिडेट की उम्मीद करते हैं आप इस बार? कैंडिडेट वैसा हो जो विकास करे, सड़कें बनवा दे और तरक्की करे हमारे शहर को, हमारे जिले को, उस तरीके का महापौर लग चाहिए। आप यहाँ गोल बाजार में आपका बिजनेस है? जी अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस को लेकर किस तरह की, जैसे अभी
बहुत सी GST लगा दी गई है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हो गई है। उसको लेकर भी जो है तो जनता का ये कहना है कि और व्यापारियों का कहना है कि इससे भी हमें नुकसान है। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों पर भी कुछ कार्य होगा? जी करना चाहिए। अब जीएसटी तो महापौर के हाथ में है नहीं, लेकिन वो ऊपर बता सकते हैं कि जीएसटी ज्यादा जो लग रहा है 18% जैसे मोबाइल पे लगता है उसको कम कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का कैंडिडेट की उम्मीद कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं जो हमारे शहर का उन्नति कर ले और महापौर का कैंडिडेट ऐसा हो कि हर किसी को लेके चले। हमारे यहाँ शहर में हर तबके के लोग हैं, उन सबका साथ दे और शहर में शांति व्यवस्था भी बरकरार रहे। इस बार क्या सोचा है, कौन सा, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो समय ही बताएगा कि कौन आएगा। किसकी स्थिति मजबूत लग रही है? इस बार लग रहा है कि मधु भैया की स्थिति अच्छी मजबूत है। जी, जनता का कहना है कि मधुसूदन जी का जो स्थिति है वो मजबूत है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जैसा कि आज हम व्यापारियों और आम जनता के बीच मौजूद हैं और जान रहे हैं कि उन्हें किस तरह का महापौर चाहिए, क्या मुद्दे रहेंगे। जी, किस तरह का महापौर इस बार चाहते हैं और क्या मुद्दे क्या है? इस छत्तीसगढ़ सहित देश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता से मैं यह चाहूँगा, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार जी की सरकार है और जहां इस देश में महंगाई आम जनता की कमर तोड़ दी है। मैं मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से चाहूँगा कि जितने भी महापौर के प्रत्याशी है और निर्वाचित पार्षद प्रत्याशी अन्य, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस छत्तीसगढ़ की जनता को मांगना चाहिए अपने अधिकार और हमारा जो हक है, संपत्ति कर 50% की वृद्धि कम करे। जो पूर्व में निर्धारित राशि है छत्तीसगढ़ सरकार में, उसमें 50% की कटौती करे और इससे आम जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 50% संपत्ति कर कम करने का वादा किया गया, मगर विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से आंख बंद करके बैठे थे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम नहीं किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि मैं उस समय कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में मैंने हाईकमान को बार बार पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो शहरी मतदाता होते हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि शहरी मतदाता लगभग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लगभग होते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को संपत्ति कर में वृद्धि कम किया जाए, जिससे हमको नुकसान हुआ। शहरी मतदाताओं में जो विधानसभा में जो और लोकसभा के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अगर विष्णुदेव सरकार जी की शायद जब डबल इंजन की सरकार है, जहां देश में चारों तरफ जीएसटी अन्य माध्यमों से टैक्स की वसूली हो रही है, चाहे सफाई का माध्यम हो, चाहे डोर टू डोर कचरा का माध्यम हो, चाहे बिजली वृद्धि भी जो कर दी गई, जो भूपेश बघेल जी की सरकार में 400 यूनिट में बिजली कम दिया जाता था, उस मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुआ भी खत्म कर दिया गया। मैं अगर बात करूं व्यापारियों के दृष्टिकोण से, तो उनको क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला? आम व्यापारी को जो होता है, जो सबके बड़ा मूल विषय होता है शहर की पार्किंग। जहां व्यापार करना है, अगर राजनांदगांव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का 15 वर्षों का यह क्षेत्र है, राजनांदगांव की जो 2031 का मास्टर प्लान लागू हुआ, तो हमको शहर को कैसा डेवलपमेंट करना है। युवा नौजवान बेरोजगार जो घूम रहे हैं आज लाखों की तादाद में राजनांदगांव जिले में, कहीं रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। जो बड़े उद्योग यहाँ स्थापित किए जाने थे, एक मुख्यमंत्री के रहते जब उद्योग स्थापित नहीं हो सका। शहर को अगर कैसे बढ़ाना है, शहर की पार्किंग व्यवस्था, अगर हमको राजनांदगांव के जो भौगोलिक स्थिति का क्षेत्र का अवलोकन करना था, वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता में धरातल पर उतर के नहीं किया, जिसका खामियाजा आज राजनांदगांव शहर में हर 2 मिनट में आपको पूरी तरीके से पार्किंग अव्यवस्था मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, अगर अब जो भी कैंडिडेट चुन के आता है, अगर कोई भी कैंडिडेट चुन के आता है, तो क्या जो जिस तरह का आपका सवाल है, जिस तरह की जो समस्या है
खासतौर से इस गोल बाजार में, क्या वो सॉल्व होगी? मैंने पहले भी कहा 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, और उनका यह विधानसभा क्षेत्र जहां पे हजारों एकड़ जमीन, लगभग 2000 एकड़ जमीन राजगामी संपदा राजा साहब बलराम दास जी के पदीवी, उसके बाद भी ये राजनांदगांव अगर आज उद्योग के नाम से वंचित है, व्यापार के नाम से आज पूरा गुड़ गोबर हो चुका है राजनांदगांव, आज व्यापार नहीं है यहाँ पर पे, तो ये राजनांदगांव शहर का दुर्भाग्य है। और जब 15 साल मुख्यमंत्री रहते हैं डॉक्टर साहब का क्षेत्र विकास की रूप धारा नहीं ग्रहण करता, तो अभी चाहे कोई भी महापौर बन जाए, क्योंकि अब जो चल रहा है मुख्यमंत्री का एरिया वह सरगुजा संभाग का है, डॉक्टर रमन सिंह जी की जबकि जो पावरफुल जो थी नेतागिरी वह समेटा चुकी है, तो राजनांदगांव विकास कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने कभी धरातल पर उतर के, या मधुसूदन यादव जी धरातल पर उतर के जो नेता शहर की जनता को कैसा चाहिए शहर हमारा, चाहे व्यापार की दृष्टि से, आम जनता को पानी, बिजली, चाहे अमृत मिशन जैसी जो 200 करोड़ रुपए की योजना है, वह भ्रष्टाचार की भेंट मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में चल गई। 60 करोड़ रुपए की लगभग राशि की मुहारा से खरखरा तक जो पाइपलाइन बिना नियम के डाल दी गई, जो बर्बादी का लक्षण, जो अमृत मिशन 24 घंटा मिलना था। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल का, शहर को ये अहमदाबाद की तर्ज पर कांकरिया झील में जो बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने उसका बंदरबाट किया, और उसी कड़ी में पूर्व महापौर कांग्रेस की हेमा देशमुख जो भ्रष्टाचारियों को बचाते हुए पूरा 5 वर्ष राजनांदगांव में निकाल दी, मगर भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार की एक भी फाइल नहीं खोली, और उसका खामियाजा भी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में गिरीश देवांगन जी और भूपेश बघेल जी को हार का सामना पड़ा। और मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैद जी से चाहूंगा, अभी भी समय है 10 दिन का, जब आपने एक युवा तुर्क नेता को टिकट दिया है, तो कांग्रेस के पहले फूल छाप कांग्रेसियों को बाहर करे, जो 5 वर्ष प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार के रहते भारतीय जनता पार्टी की एक भ्रष्टाचार की फाइल ठेकेदार के खिलाफ नहीं खोली, और आज वही विष्णुदेव साय जी की सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रास्ता बता रही है जेल का। जी, अगर हम कहें कि यहाँ पर गोल बाजार या राजनांदगांव में लगातार जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो खट्टे मीठे रुझान है, समस्याएं भी है, समाधान भी हुए, लेकिन आने वाले महापौर से उम्मीद है कि वो इससे ज्यादा कुछ करके दिखाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ राजनांदगांव में लोग लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका महापौर किस तरह का होना चाहिए। जी, मैं जानना चाहूँगा कि नगर निकाय चुनाव में महापौर की सीटों का ऐलान हो गया है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं अभी से? माहौल तो अच्छा है, राजनांदगांव संस्कारदानी है, 2 भाइयों के बीच में है, एक भाई जीतेगा। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विकास का है, मुद्दा है किस तरह का विकास चाह रहे हैं और अभी तक क्या नहीं हुआ? होने को तो हरदम समस्या रहती है, फिर भी मुद्दे जो जन साधारण चीजें हैं, पानी, बिजली, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए सभी को। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी नेता या जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार जीतता है वो सीट पे बैठता है, उससे जनता को बहुत उम्मीद होती है। खासतौर से अगर हम पारदर्शिता की बात करें कि अगर बजट हो, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या ये जनता के सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जनता की राय भी लेना चाहिए, सभी वर्ग से, सभी समाज से, नगर के विकास के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये सबकी सलाह और विचार से ही बजट को आगे रूप देना चाहिए। जी, जिस तरह से हम गोल बाजार में मौजूद और व्यापारियों से और दुकानदारों से बात कर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं कि गोल बाजार में अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ कंप्लीट है, कमियां हर जगह होती है। क्या महसूस होता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ? बस वही पानी, बिजली और सड़कें ही है मेन। तो अभी राजनांदगांव में पार्किंग की तकलीफ है, सिनेमा लाइन में, गुड़ाकू लाइन में, गोल बाजार में प्रसाधन नहीं है, महिला प्रसाधन नहीं है, पुरुष प्रसाधन पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को खासकर। तो अभी तक क्या आपने कोशिश की कि ये प्रशासन तक बात पहुंचाई जाए? कोशिश तो की है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। साफ तौर से लोगों का कहना है कि कमियां तो है और कुछ काम भी हुए, लेकिन अगला कैंडिडेट ऐसा हो
जो इनकी सारी समस्याओं को दूर करे। जैसा कि आज हम निकले थे चुनावी समर्पित कमर में, गोल बाजार में व्यापारियों से बात की, वहीं कुछ आम जनता से भी बात की और उनसे हमने जाना कि वो इस बार के नगर निकाय चुनाव में किस तरह का महापौर चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं और किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। ऐसे ही मुद्दों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे चुनावी समर्पित कमर में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।